नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और आप देख रहे हैं कहानी वाला। जैसा कि कहानी वाला में हम आपको अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते हैं, ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच है जिसका नाम इस समय भारत में कवि सम्मेलनों में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनसे जानेंगे कि वो उनका ये जो सफ़र था वो कैसा रहा और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। अमन अक्षर हमारे साथ हैं जो भारत के इस समय बड़े कवि हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं हम आपका कहानी वालों पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, और कहानी वाला के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत नमस्कार है और बहुत शुभकामनाएं आपको इतने अच्छे काम के लिए और जितना अच्छा चैनल आप चला रहे हैं और बहुत देखा और सुना जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जब एक कवि को लोग एक मंच पे देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं और कई बार खास विशेषकर जैसे आपकी भगवान राम पे जो कविता, कई बार लोग उस पर रो देते हैं। कुमार विश्वास जैसे जो भारत के बड़े कवि हैं, उन्होंने आपकी इस कविता पे मंच पे खड़े रहकर तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन आपको दिया है। तो निश्चित रूप से ये हम सबका सौभाग्य है कि आपके ऐसा कवि आज कहानी वाला के मंच पर हमसे बात करने के लिए पहुँचा है। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि बेसिकली आप कहाँ के हैं, आपकी पूरी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मैं मूलतः हूँ, खंडवा ज़िला है मध्य प्रदेश में, जो वहाँ के मूंदी गांव है, वहाँ पर एक कस्बा है। इस समय थोड़ा विकसित है क्योंकि वहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है और संतों की भूमि है। वहाँ पर आसपास बहुत बड़े संत हुए हैं, संत सिंगाजी महाराज और संत बुखारदास जी महाराज, और खंडवा में दादाजी धुनी वाले। तो संतों की नगरी है, नर्मदा जी के किनारे पे है। तो ऐसे मूंदी से मैं आता हूँ, मूलतः वहीं मेरा जन्म हुआ, मेरा परिवार वहीं रहता है और शुरुआती पढ़ाई मेरी वहीं गांव से ही हुई है, मूंदी से ही। आगे की पढ़ाई कहाँ से किया? आगे हाई स्कूल से मैं इंदौर आ गया था पढ़ने। हाई स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी तक जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं इंदौर से ही मैंने किया सब कुछ। उसके बाद मेरी पढ़ाई आगे की जो है, मेरा ग्रेजुएशन और पीजी जो है वो लखनऊ से हुआ है। लखनऊ एमईटी से मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बीटेक किया। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई भी की, जेआरएफ में रहा, लेकिन वो फिर सारा कुछ छोड़कर मैं लिखने पढ़ने के काम में ही आ गया था 2015 से। तो बीटेक और ये जो डिग्री कोर्स है प्रोफेशनल, ये करने वाला लड़का कवि कैसे बन गया? कवि तो मुझे लगता है कि मैं पहले ही बन चुका था। मतलब मुझे ये एहसास हो गया था कि मुझे यही काम करना है कभी। हाँ, फिर भी एक जो टर्निंग पॉइंट जो होता है, एक टर्निंग पॉइंट तो समझ लीजिए 2008 का वो साल था जब, हाँ 2008 का, जब मेरा ऑल इंडिया पीएमटीज़ में नहीं हुआ था, और वो साल था। और उसके 1-2 साल पहले मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी का एक वो वीडियो जो उन दिनों बहुत वायरल था, वो सुन चुका था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था, थोड़ी तुकबंदियाँ मैं करने लगा था। लेकिन एक साल वो जो ड्रॉप का साल था 2008 का, जब मुझे गैप में तैयारी करनी थी पीएमटी की, लेकिन मैं तैयारी किसी और चीज़ की शायद अंदर ही अंदर करने लगा था कि नहीं यार, मुझे करना तो कुछ इस लेखन वगैरह में ही है। लेकिन मध्यम वर्गीय सोच के परिवार से मैं आता हूँ, मतलब थोड़ा अपर मिडिल क्लास फैमिली मेरी है, लेकिन मानसिकता वही ग्रामीण है कि पहले अपनी आजीविका की, रोज़गार की व्यवस्था कर लें। तो पढ़ाई के लिए फिर मैंने थोड़ी तैयारी की और मैं एमईटी यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं चला गया। और जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था तब मैं छोटे छोटे बहुत मंचों पे गोष्ठियों में जाने लगा। पढ़ाई के दौरान ही? हाँ, 2012-13 से ही मैं पढ़ाई के दौरान ही मैं जाने लगा था कवि सम्मेलनों में, और मुझे समझ आ गया था कि ये कोई दुनिया है जिसमें काम किया जा सकता है। एक तो होता है कि आप लिखते हैं अपनी लाइफ में, और एक होता है कि आपने लिखा, लोगों को अच्छा लगा, तो आप में एक ऊर्जा आई कि अरे मैं अच्छा लिख सकता हूँ। तो वो कुछ पंक्तियाँ पुरानी ऐसी याद आती हों जो आपको, जिसको रिकग्निशन मिला हो लोगों की तरफ से? एक गीत था मेरा, मतलब लोगों की तरफ से पसंद किया गया। तो मैं बहुत सच बताऊं कि उस समय जब मैं गोष्ठियों में जाता था तो वहाँ भी चूँकि मैं थोड़ा ठीक गा लेता था, तो वहाँ उस समय भी जो लोग थे, बावजूद इसके कि मैं बहुत गंदा लिखता था, कुछ लोग वहाँ भी पसंद करने वाले थे कि अमन अच्छा लिखता है, या उनको ये लगता होगा कि इसमें संभावना है, उसको उनमें अच्छा गा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो वो सुन लेते होंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उस समय कोई मैंने ऐसी कविता लिखी थी जिसकी व्याकरण भी ठीक हो या कोई बड़ी भी हो। लेकिन फिर एक गीत मैंने लिखा था जो थोड़ा बहुत ठीक था, सुनना चाहिए, ठीक था, तो वो गीत बहुत पसंद किया गया था उस समय। तो वो गीत थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल, उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहिए। जीवन तेरा जीवन मेरा, इसका कौन चितेरा, जीवन तेरा जीवन मेरा, निश्चल जल सा
ये अविरल सा बहता जाए कल कल, कभी झरनों से कभी नयनों से झरता जाए पल पल, प्राणों की ही अपनी ही व्यथा है, झर जाना जीवन की प्रथा है, किसी के हैं अनुबंध बरस के, कोई क्षण भर ही ठहरा जीवन तेरा जीवन मेरा। ये जो आपने अभी पंक्तियाँ सुनाई बहुत झकझोर देने वाली ये पंक्तियाँ हैं। तो पहली बार में जब ऐसा आपने लिखा तो निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगा और एक रिकग्निशन मिला इस लाइन से, लेकिन फिर भी हमारी जो उत्सुकता है वो ये जानने में ज़्यादा है कि पहली बार आपको अंदर से कब लगा कि आप एक कवि बन गए? कवि बन गए ये तो अभी तक नहीं लगा है, लेकिन हाँ कविता लिखने लगे ये तो लग गया था। जब कॉलेज में थे तो तब लगा था कि नहीं थोड़ी तुकबंदी करना आ गई है। मतलब कई बार हम ये है कि किसी कला को बरतना थोड़ा आ जाता है, वो सद जाए ये कहानी बात की है। जैसे आप भी हर किसी के जीवन में, जैसे आप भी आपकी रुचि रही होगी, आप लोग बड़ों को देख के सीखे होंगे पत्रकारिता, फिर एक समय ऐसा आता होगा जब लोग आपसे सीखने लगे होंगे, फिर भी आपको लगता होगा नहीं मेरा सदना बाकी है, तो वो सदना तो जीवन भर चलता रहता है। काम वो सीखते हैं, हाँ वो तो सीखते रहते हैं, लेकिन हाँ ये काम थोड़ा बहुत करते आ गया, ये कॉलेज में लग गया था कि यार ये काम को थोड़ा निभा सकते हैं। मतलब जो आपका जो राम गीत है वो राम गीत लास्ट में हम जरूर सुनेंगे उसकी कुछ पंक्तियाँ, खास करके सीता जल में न जली, और जो उसकी क्लाइमेक्स पंक्तियाँ हैं खासकर। लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो ये कि कुमार विश्वास एक बड़े कवि हैं भारत के, उन्होंने जब एक कवि सम्मेलन में आपके इस गीत पे खड़े होकर तालियां बजाई, भावुक हो गए थे आप? हाँ तो ज़िंदगी का आप समझ लीजिए वो सबसे यादगार दिन है मेरा, और आगे भी शायद पूरी ज़िंदगी वो यादगार दिन रहेगा। देखिए सर की प्रशंसा का पात्र में मैं पहले उस कार्यक्रम से भी रहा हूँ जिसमें मैंने उनके साथ कार्यक्रम पढ़ा था, जिसमें मेरा नाम उन्होंने रखा। प्रशंसा तो वो हर बार करते थे, नए कवियों को खूब वो प्रोत्साहित भी करते हैं, खुले कंठ से प्रशंसा करते हैं। इसके बावजूद कि वो इतना बड़ा ब्रांड है, अगर हम कहें इतना बड़ा नाम है कि उनका किसी को अच्छा कह देना ही बहुत बड़ी बात है, और उसको उसका लाभ भी होता है, मुझे भी हुआ। लेकिन उस दिन तो ऐसा था कि सर खुद भी बाद में कहते हैं कि सर खुद भी भावुक हो गए थे, और सर का जो रिएक्शन था वो समझ लीजिए बहुत नेचुरल रिएक्शन था, एकदम सहज रिएक्शन था। और मेरे लिए तो ये था ना कि आप तो समझ लीजिए कि आप मेरे शुरुआती कवि सम्मेलन देखेंगे जो उनके साथ के, तो मैं बार बार ये कोशिश करता था कि मैं जो सुना रहा हूँ इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो वही आइडल हैं। तो उस दिन सब लोगों को, संपत जी भी बहुत बड़ा नाम, और सब लोगों को, और सर जब खड़े हुए और उन्होंने एक जगह पढ़ा, मैंने उन्होंने कहा हो गया, तो ऐसा लगा कि नहीं यार अपने काम ठीक कर दिया। जिनको देख के सीखे, जिनसे संपर्क करने के लिए तरसते थे, वो आज हमारा सब जगह नाम लेते हैं। वो जहाँ भी मेरे बारे में बात करते हैं थोड़ा अतिरिक्त उदार होकर बात करते हैं कि अमन ने अच्छा किया। तो ये मेरे लिए तो उपलब्धि से कोई कम नहीं है। हज़ार लोगों की प्रशंसा और उनके अकेले की प्रशंसा मेरे लिए एक बराबर है। अच्छा, एक अमन जी एक चीज़ और जो मुझे लगती है दर्शक जानना चाहेंगे, खासकर जिसमें रुचि है दर्शकों की भी, क्योंकि अब आपको कई लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, आपके व्यूज़ जो हैं वीडियोस के लाखों में जाते हैं, मिलियन में जाते हैं। परिवार वालों की सोच थी कि ये लड़का नौकरी करेगा पढ़ाई पूरी करके, अब आप कवि बन गए, तो परिवार में किस तरह से प्रतिक्रिया आती है आपके लिए? परिवार कुछ बोलता है आपके इस बनने में? नहीं, मेरा ये तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, मेरे परिवार का तो बहुत मतलब असीम सहयोग जिसे कह सकते हैं। किसी भी कलाकार को शायद इतना सहयोग उसके परिवार का नहीं मिलता होगा, या बहुत कम लोगों को मिलता होगा जितना मुझे मिलता है। जिस दिन मैंने यह निर्णय लिया था कि मैं ऐसा काम, ये काम करूँगा, तब भी वो मेरे साथ थे। तब मेरे संघर्ष में वो चुपचाप साथ थे कि इसको करने दो जो करते हैं। अब वो खुशी में साथ हैं कि मैंने ठीक ठाक कर लिया है। तो आप ये मानते हैं कि एक महत्वपूर्ण कोई भी काम आप जीवन में जब करते हैं अलग हटके, जिसमें इस तरह की अपेक्षा कम होती है कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा, एक पद मिलेगा, कोई सरकार की नौकरी मिलेगी, उससे इतर जो काम आप करते हैं कवि बनने जैसा, उसमें भी मानते हैं कि परिवार खुश होता है, या आपको लगता है कि एक कैरियर के रूप में देखें, एक कैरियर बना सकते हैं युवा, इसमें मानते हैं आप? बिल्कुल। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको कोई आप इसको ये नहीं कहेगा कि मैं अहंकार में कह रहा हूँ। इन दिनों सब लोग जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं महीने में लगभग 20 दिन कार्यक्रम करता हूँ, है ना, जो शायद मेरी उम्र का कोई कवि नहीं करता होगा। अभी की स्थिति तो बहुत अच्छी है, चलिए
मैं जब इस महीने के 4 कार्यक्रम भी करता था, 3 भी करता था ना, तब भी मैं ये बात कहता था। ऐसे ही पत्रकार जब 2017 में बिलासपुर के कार्यक्रम में मुझे ध्यान एक अखबार वाले ने पूछा था और वो छपा भी था, तब भी मैंने ये बहुत आत्मविश्वास से कहा था कि कवि सम्मेलन से घर सिर्फ चलाया नहीं जा सकता, बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। जितनी सुविधाएं ज़िंदगी की आप सोचते सब ला सकते हैं। अगर आप में प्रतिभा है तो मेरा हिसाब से तो अगला जो ज़माना है वो कंटेंट का ज़माना है। देखिए, हम जो क्रिएटिव है वे लोग हैं, सबसे बड़ा मार्केट ही कंटेंट का। आप में प्रतिभा है, आप कभी सम्मेलन नहीं भी जाते, आप अच्छे यूट्यूबर, तो भी आप लाखों रुपए कमा लेंगे। तो आजीविका क्या, ये तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से जी सकते हो आप। और ये बात तो मैं तब भी कहता था। अब तो सच में मैं अब तो मेरे साथ के जितने लोग थे उनका खूब पैकेज भी हो गया, तो भी वो मेरे जितना पैसा नहीं कमाते।